मेटास्टेटिक स्टेज 4 कोलन कैंसर। तो इसमें एक प्रिंसिपल आपने याद रखना है कि पेशेंट को आपने कोशिश करनी है कि सब एक्टिव एजेंट्स मतलब ये कि जो भी मेडिकेशंस एफडीए ने अप्रूव किए हैं, आपने कोशिश करनी है कि पेशेंट को उन सब मेडिकेशन से ट्रीट किया जाए स्ट्रेटेजिकली। ऑफ कोर्स मतलब अगर कोई पहले मेडिकेशन देनी उसको पहले देनी है, और उसके बाद जब उसका वो हो जाए, उसका मैक्सिमाइज हो जाए, तो आप उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे जाएं। सो मैक्सिमाइज ईच लाइन ऑफ थेरेपी बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट। तो आपने ये प्रिंसिपल आपने इसमें याद रखना है। मतलब इसमें आपने कोशिश करनी कि जितने भी एक्टिव एजेंट्स मतलब जो भी अवेलेबल हैं पेशेंट को उन सब से ट्रीट किया जाए। अब बैकबोन इसमें हमारी जो है कीमोथेरेपी, बैकबोन जो कीमोथेरेपी वो क्या है? फोल्फॉक्स और फोल्फेरी। व्हाट इज़ फोल्फॉक्स? ल्यूकोवोरिन, फोलिनिक एसिड, फ्लोरोयूरासिल, ऑक्सैलिप्लैटिन। एंड और फोल्फेरी क्या है? फोलिनिक एसिड, फ्लोरोयूरासिल, आइरिनोटिकैन। दोनों जो बैकबोन थेरेपी हैं दोनों इक्वली इफ़ेक्टिव है। आप पहले एक यूज़ कर सकते हो और उसके बाद आप दूसरे को यूज़ कर सकते हो। अब ये मैंने NCCN गाइडलाइंस को यहाँ पे देख रहा हूँ। अब देखें ये स्लाइड है NCCN गाइडलाइंस में। लेट मी शो यू द स्लाइड। व्हाट इज़ द स्लाइड? दिस इज़ द COLD 1 of 11। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इसमें स्लाइड है क्योंकि ये आपको सारा वो देती है, कॉन्सेप्ट देती है कि आपने कैसे। अब देखें यहाँ पे फोल्फॉक्स बिवेकुजिमैब, इन्होंने अगर आपने फोल्फॉक्स पहले यूज़ कर रहे हैं, इसी तरह यहाँ भी फोल्फॉक्स यूज़ कर रहे हैं पहले, और अगर पेशेंट प्रोग्रेस होता है तो वो कह रहा है कि नेक्स्ट इस वाली स्लाइड पे जाएं। तो लेट्स गो टू दिस स्लाइड, और ये स्लाइड नेक्स्ट पेज पे है। तो अब सेकंड लाइन, अब देखें अब आपने थेरेपी अब करनी है। तो अगर इसमें प्रीवियस ऑक्सैलिप्लैटिन, मतलब अगर आपने प्रीवियस आपने फोल्फॉक्स दिया जिसमें ऑक्सैलिप्लैटिन है विदाउट आइरिनोटिकैन, तो अब आपने फोल्फेरी देनी है। तो मतलब कि फोल्फॉक्स जब प्रोग्रेशन हुई है तो अब आपने फोल्फेरी शुरू करनी है। इसी तरह अगर पहले पेशेंट को आइरिनोटिकैन बेस्ड थेरेपी विदाउट ऑक्सैलिप्लैटिन, तो अब आपने यहाँ फोल्फॉक्स देनी है। कहने का मकसद ये है कि दोनों बैकबोन्स इक्वली इफ़ेक्टिव हैं और आप कोई सी भी पहले यूज़ कर सकते हैं और फिर बाद में आप दूसरी पे जाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक देयर इज़ अ टैबलेट दैट इज़ कॉल्ड कैप्सिटाबीन। This is an oral medication. This medication is exactly equivalent to infusional 5-FU. ये बिल्कुल infusional 5-FU के equivalent है। Infusional 5-FU it is not single bolus 5-FU. ये single bolus 5-FU नहीं है। Infusional 5-FU और है, single bolus 5-FU और है। Single bolus 5-FU we do not use it. बायोमार्कर्स गाइडेड टारगेटेड थेरेपी हम इसमें करते हैं मेटास्टेटिक कोलन कैंसर में। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम रूटीन टेस्टिंग करें कुछ जीन्स की, सो दैट वी नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन। तो जो जीन्स है जिनकी रूटीन टेस्टिंग करें, इसमें रैस है, इसकी टाइप्स हैं KRAS, HRAS, NRAS म्यूटेशन, BRAF म्यूटेशन, HER2 एम्पलीफिकेशन, MMR और MSI स्टेटस, एंड POLD1, RET, एंट्रैक म्यूटेशन। अब ये जो म्यूटेशंस हैं जो लास्ट में POLD1, RET एंड एंट्रैक, दे आर रेयर बट एक्शनेबल म्यूटेशन। हमारे पास ऐसी मेडिसिन है जो इन पे इफेक्ट करती हैं, बट दीज आर रेयर म्यूटेशन। अच्छा, इसमें जो सेकंड लास्ट पे जो ये है MMR और MSI स्टेटस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर ये पॉजिटिव आए तो पेशेंट को हम कीमोथेरेपी की बजाय हम शुरू से ही इम्यूनोथेरेपी शुरू करवाते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये शुरू से ही देखें पूरा प्लान चेंज कर रही है। इंस्टेड ऑफ कीमो फोल्फॉक्स फोल्फेरी वी स्टार्ट पेशेंट ऑन इम्यूनोथेरेपी। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो राइट साइडेड कैंसर्स हैं, कोलन के राइट साइडेड कैंसर, दे आर डिफरेंट फ्रॉम द लेफ्ट साइडेड। So right-sided cancer are till like subclinic flexure. They are more serrated. They are more aggressive. They have MSI high and BRAF and RAS mutated.
So right-sided cancers are more problematic usually. आगे जाने से पहले एक चीज़ याद रखनी है कि व्हाट आर anti-VEGF एजेंट्स. आगे इसका अभी हम थोड़ी देर बाद इसका आएगा, तो हमें फिर पता होना चाहिए कि क्या है. तो anti-VEGF एजेंट्स में 3 तरह की ड्रग्स हैं. Bevacizumab, this is a mAb, monoclonal antibody, binds and neutralizes vascular endothelial growth factor. Second medication aflibercept, अमेरिका में जिव एफ्लिबरसेप्ट के नाम से आती है. एंड थर्ड मेडिकेशन इज रेमिक्यूरुमैब, इट बाइंड्स टू VEGF रिसेप्टर्स. एंटी-EGF इनहिबिटर्स में 2 मेडिकेशन याद रखनी है, सिटुक्सिमैब एंड पेनिटुमोमैब. ये जो राइट साइडेड जो ट्यूमर्स हैं इसमें आप एंटी-VEGF एजेंट्स आप देते हो, जैसे बेवैक्सिजुमैब देते हो, लेकिन इसमें आप एंटी-EGF ड्रग्स नहीं देते. आप एंटी-EGF ड्रग्स राइट साइडेड में आप नहीं देते. जो लेफ़्ट साइडेड कैंसर्स हैं उसमें मोर HER2 पॉजिटिविटी होती है, और इस साइड में आप EGFR इनहिबिटर भी दे सकते हैं और आप VEGF इनहिबिटर भी दे सकते हैं. तो सो यू कैन सी दैट कि लेफ़्ट साइडेड जो कैंसर में हमारे पास ज़्यादा ट्रीटमेंट ऑप्शन है as compared to the right-sided cancers. Anti-VEGF and anti-EGFR therapy is very good maintenance therapy. ये बहुत ही अच्छी maintenance therapy है. Why? देखें, इसको आप जब पेशेंट अगर प्रोग्रेस करता है आपकी कीमो बैकबोन के ऊपर, आप इसको आप कंटिन्यू रख सकते हैं. आप कीमो बैकबोन को चेंज करोगे लेकिन इसको आप कंटिन्यू रखोगे. फॉर एग्जांपल आप फॉलफॉक्स कीमो आप बैकबोन दे रहे हो फर्स्ट लाइन, और साथ आप बेवैक्सिजुमैब दे रहे हो. अब पेशेंट प्रोग्रेस किया है, आप फॉलफॉक्स को आप चेंज करके फॉलफेरी पे ले आओ, लेकिन बेवैक्सिजुमैब को आप कंटिन्यू रखो. सो इसी तरह लेट्स से फॉलफेरी पे आगे फिर प्रोग्रेस हो गया है, आप थर्ड लाइन पे कुछ ले आओ और बेवैक्सिजुमैब को आप कंटिन्यू रखो. सो द पॉइंट आई वांट टू मेक इट इज़ दिस, दैट यू कैन यूज़ these drugs, anti-VEG, anti-EGFR, fast progression. यहाँ पे अगेन आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट कीमो बैकबोन. अब ये देखो फॉलफॉक्स है और ये केपॉक्स है. अब ये केपॉक्स कहाँ से आया है? ये हमने बात शुरू में की थी कि जो कैपसाइटिडीन है वो एग्जैक्टली इक्विवेलेंट टू इन्फ्यूजनल 5-FU है. तो इसलिए क्योंकि वो इन्फ्यूजनल 5-FU है तो आप उसमें आप ये कैप्सिटाडीन एंड ऑक्सिलाप्लेटिन आप देते हैं. ठीक है. इसी तरह फॉलफॉक्स, फिर अगेन फॉलफॉक्स, केपॉक्स, फॉलफेरी. अच्छा, ये एक वियर्ड चीज़ है फॉलफेरिनॉक्स. इसमें अब आप देखो कि ल्यूकोवेरिन है. सो फॉलफेरिनॉक्स इज़ अ लिटिल बिट वियर्ड बिकॉज इसमें ल्यूकोवेरिन है, 5-FU है और आयरिनोटोकैन है एंड ऑक्सिलोप्लेटिन है. यूजुअली या तो ऑक्सिलोप्लेटिन होती है या आयरिनोटोकैन होती है, दोनों यूजुअली नहीं होती. तो ये एक इन्होंने ट्रायल किया था, उसका नाम था ट्राइब 2 ट्रायल. तो उस ट्राइब 2 ट्रायल में उन्होंने ये कॉम्बिनेशन यूज़ किया था. ये तभी आप यूज़ करते हैं जब पेशेंट रिलेटिवली यंग हो, डिसीज़ बर्डन बहुत ज़्यादा हो, मतलब क्योंकि इसके ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट होंगे. तो मेक श्योर पेशेंट इज़ यंग और आपने क्विकली जल्दी से जल्दी आपने डिसीज़ को कंट्रोल करना है, तब आप ये कॉम्बिनेशन आप यूज़ करते हैं फॉलफेरिनॉक्स ट्राइब 2 ट्रायल. एंटी-VEGF एजेंट्स बेवैक्सिजुमैब, एफ्लिबरसेप्ट एंड रेमिक्यूरुमैब, ये जितने भी हैं इनके एडवर्स इफ़ेक्ट ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि याद रखने के लायक हैं. फिस्टुला परफोरेशन ब्लीडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा ये हाइपरटेंशन भी करते हैं, लेकिन फिस्टुला परफोरेशन ब्लीडिंग बहुत अच्छे से आपने याद रखनी है. और अनदर इशू ये है कि इन मेडिसिन की जो हाफ लाइफ है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है. तो मतलब ये नहीं है कि अगर कोई पेशेंट कल को बेवैक्सिजुमैब ले रहा है और आप उसको सर्जरी के लिए रेफ़र कर दो, तो नो, उसकी सर्जरी में मसला हो सकता है, परफोरेशन हो सकती है, नॉन हीलिंग हो सकती है. तो यू हैव टू वेट, चेक दी व्हाट आर द गाइडलाइन कि क्या कहती है, कितनी देर वेट करना है, उसके बाद सर्जरी करवानी है. एंटी-EGFR इनहिबिटर्स जो हैं, जो सिटुक्सिमैब है और पेनिटुमैब है, ये सिर्फ तभी काम करते हैं जब रैस जो है वो वाइल्ड टाइप है.
ऑन्कोलॉजी में वाइल्ड टाइप का मतलब है कि जो जीन है वो नॉर्मल है। वी वांट अ जीन टू बी अ वाइल्ड टाइप ताकि मेडिकेशन उस पर एक्ट करे। अगर जीन म्यूटेंट है जो कि वाइल्ड को ऑपोजिट है तो मेडिकेशन एक्ट नहीं करेगी। तो सिटुक्सीमैब पेनिट्रोमैब ओनली वर्क इफ़ रैस इज़ वाइल्ड टाइप, और ये हर तरह का रैस, के रैस, एन रैस, एच रैस, हर तरह के रैस वाइल्ड होना चाहिए, फिर ये मेडिकेशन एक्ट करेगी। और अगर रैस म्यूटेटेड है तो ये नहीं काम करेगी। एक तो अभी फिर एंटी EGFR इनहिबिटर्स के काम करने के लिए एक तो रैस वाइल्ड होना चाहिए। वाइल्ड मींस नॉर्मल, नॉट म्यूटेटेड। रैस वाइल्ड होना चाहिए। जो BRAF V600 है, BRAF की डिफरेंट टाइप्स हैं, V600 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप। BRAF V600 भी नॉर्मल होना चाहिए, मतलब इट शुड बी नॉट म्यूटेटेड। हाँ, जो V600 के अलावा जो BRAF हैं वो अगर म्यूटेटेड हैं तो फिर आप एंटी EGFR ड्रग्स दे सकती हो, लेकिन V600 शुड बी वाइल्ड, शुड बी नॉर्मल, इट शुड नॉट बी म्यूटेटेड। सिमिलरली जो HER2 भी वाइल्ड होना चाहिए, इट शुड नॉट बी वाइल्ड हो या नेगेटिव हो, या तो हो ही ना या नॉर्मल हो, बट इट शुड नॉट बी म्यूटेटेड वन। सो BRAF म्यूटेशंस अदर देन V600, मतलब V600 के अलावा जो म्यूटेशन है उसमें आप एंटी EGFR जो मेडिकेशंस हैं वो आप दे सकते हैं। एंटी EGFR मेडिकेशन आप BRAF जो है नॉन V600, मतलब V600 वाली म्यूटेशन ना हो, बाकी म्यूटेशन में आप एंटी EGFR थेरेपी आप दे सकते हैं। एंटी EGFR इनहिबिटर्स के एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं? लॉन्ग आईलैशेस, डायरिया, एलर्जिक रिएक्शन। अच्छा, एक ये स्टडी थी, क्रिस्टल स्टडी 2009 में न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में पब्लिश हुई थी। इसमें उन्होंने रैस वाइल्ड टाइप के ही ट्यूमर का उन्होंने ट्रीटमेंट किया। तो उन्होंने ये किया कि रैस वाइल्ड टाइप का जो ट्यूमर था उसमें उन्होंने कीमो के साथ सिटुक्सीमैब दी। तो उसकी वजह से जो प्रोग्रेशन फ्री सर्वाइवल था वो काफ़ी, मतलब कुछ महीने वो इम्प्रूव हो गया। तो तब से रैस वाइल्ड टाइप ट्यूमर में आप कीमो के साथ आप ये देते हो एंटी EGFR इनहिबिटर्स, ऑफ कोर्स अगर ये बाकी चीज़ें फुलफ़िल कर रहा हो। और दूसरा ये है कि हमने ऑलरेडी पहले ही पढ़ लिया है कि एंटी EGFR और एंटी वेज जो मेडिकेशन है दे आर वेरी गुड मेंटेनेंस थेरेपी, और आप इनको इवन आफ्टर द प्रोग्रेशन कीमो की बैकबोन चेंज करोगे लेकिन आप इनको कंटिन्यू रख सकते हो। सो दिस स्टडी वाज अ लिटिल बिट ओल्ड, 2009, so but it's worth mentioning. Let's say the tumor is BRAF V600E mutated. अब यहाँ हमने किया कि अगर एंटी EGFR inhibitors only will act if the BRAF V600 is non-mutated, right? We talked about the non-mutated ones, right? Especially the V600 non-mutated one. So V600 is very important. So let's say if that is mutated, now what will happen? So around तकरीबन 5 से 10% जो है ना, 5 to 15% में V600 म्यूटेशन होती है। एक और बात याद रखने की है कि जो V600 BRAF म्यूटेशन जो है, BRAF म्यूटेशन एक्सक्लूड्स KRAS म्यूटेशन। BRAF म्यूटेशन एक्सक्लूड्स KRAS म्यूटेशन। So and I believe कि BRAF even non V600 म्यूटेशन भी KRAS म्यूटेशन को एक्सक्लूड कर देगी। इवन BRAF नॉन V600E म्यूटेशन भी KRAS म्यूटेशन को एक्सक्लूड करेगी, लेकिन बट NCC अंदर लिखा है कि BRAF म्यूटेशन एक्सक्लूड्स KRAS म्यूटेशन। ओके, लेट्स गो। सो BRAF ट्यूमर्स आर मोर अग्रेसिव एंड दे आर मोर कीमोथेरेपी रेजिस्टेंट। सो हाउ वी ट्रीट? तो इसको जो ट्रीट करते हैं वो एक ट्रायल है बीकन ट्रायल। बीकन ट्रायल की बेस पे ट्रीट करते हैं। तो बीकन ट्रायल में उन्होंने ट्रिपलेट थेरेपी, डबलेट थेरेपी और कंट्रोल आर्म को उन्होंने कंपैरिजन किया। ट्रिपलेट थेरेपी में एनकोरेफिनिब है जो कि BRAF इनहिबिटर है, बिनिमिटिनिब है जो कि MEK इनहिबिटर है, और सिटुक्सीमैब जो कि एंटी EGFR है। उन्होंने ये 3 मेडिकेशन दी, और जो डबलेट थेरेपी में एनकोरेफिनिब जो कि BRAF इनहिबिटर है और सिटुक्सीमैब दिया, और कंट्रोल आर्म में सिटुक्सीमैब प्लस फॉलफेरी या सिटुक्सीमैब प्लस एरिनोटिकैन थे। तो जो
आई थिंक ट्रिपलेट थेरेपी में थोड़ा सा रिस्पॉन्स रेट ज़्यादा था डबलेट थेरेपी से, आई एम नॉट श्योर द एग्जैक्ट नंबर, बट ओवरऑल ट्रिपलेट थेरेपी और डबलेट थेरेपी का मीडियन ओवरऑल सर्वाइवल वाज द सेम। सो चूँकि मीडियन ओवरऑल सर्वाइवल वाज द सेम, तो इसलिए पेशेंट जब दोनों ग्रुप के पेशेंट एक जितना ही जिंदा रहे हैं, तो इसलिए बेहतर है कि कम मेडिसिन से काम चलाया जाए। तो उन्होंने सेकेंडरी थेरेपी जो डबलेट थेरेपी जो है, नॉट सेकेंडरी, डबलेट थेरेपी को अप्रूव किया। तो इसलिए हम ब्रैफ V600E म्यूटेशन को एनकोरेफेनेप और सिटक्सीमैप का कॉम्बिनेशन देते हैं। अब ये HER2 पॉजिटिव 4 to 5% में ब्रेस्ट कैंसर में इसकी एम्प्लीफिकेशन होती है। सो अब इसमें एक कॉन्सेप्ट ज़रूरी है कि जब HER2 एम्प्लीफिकेशन होती है तो इट रूल्स आउट RAS एंड BRAF म्यूटेशन। तो RAS एंड BRAF, इसी तरह अगर RAS एंड BRAF म्यूटेशन होगी तो वहाँ पे HER2 टेस्टिंग की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इट्स नॉट इंडिकेटेड टू डू इट, बिकॉज अगर RAS एंड BRAF म्यूटेशन है तो वहाँ पे HER2 एम्प्लीफिकेशन नहीं होगी। सो रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट, HER2 एम्प्लीफिकेशन रूल्स आउट RAS एंड BRAF म्यूटेशन। In the same way, if RAS and BRAF mutation is present, no need for HER2 testing. So let's talk about this is slide 2 of 11 of NCCN guidelines. So this is the HER2 amplified and RAS and BRAF wild type. It should be the wild type. Trastuzumab plus pertuzumab or lapatinib or tucatinib. Similarly, HER2 only this is HER2 amplified, FAM, trastuzumab and deruxtecan. So let's talk about something interesting. Why this is FAM, trastuzumab and deruxtecan U. So let's go see what is the U. I think this is the adverse effect of it. Yeah, so it says may not be indicated in patients with underlying lung disease due to lung toxicity. 2.6% report of death from interstitial lung disease with this FAM, trastuzumab, deruxtecan. This is the one that caused interstitial lung disease. So while I was studying it, I was a little bit confused that HER2, that if the HER2 is amplified, अगर HER2 amplified है तो आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने ये थेरेपी डाल देनी है, मतलब आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड ये थेरेपी आपने शुरू करवा देनी है, या आपने पहले कीमोथेरेपी देनी है। तो अगर आप इधर अप टू डेट में देखो तो इट्स अ लिटिल बिट यहाँ पे कंफ्यूजिंग, क्योंकि उन्होंने इसको क्लियर कट बताया नहीं है। लेकिन फिर मैंने अपनी थोड़ी खुद रिसर्च की, अभी मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो फिर मुझे पता चला कि आपने कन्वेंशनल कीमो ही थेरेपी देनी जिस तरह आप देते हो, और जब प्रोग्रेशन होगी तो आपने सेकंड लाइन पे आपने HER2 थेरेपी देनी है। हाँ, अगर इंटेंसिव थेरेपी इज़ नॉट रिकमेंडेड, देन इन दैट सिचुएशन तब आप पेशेंट को आप HER2 थेरेपी से स्टार्ट कर सकते हो, जैसा कि उन्होंने यहाँ पे की, अगर इंटेंसिव थेरेपी इज़ नॉट रिकमेंडेड। लेकिन अगर इंटेंसिव थेरेपी रिकमेंडेड है तो तब आपने पहले ये कीमो देनी है, और उसके बाद मतलब ये वाले रेजिमेंट देने हैं, और उसके बाद आपने फिर जो अपना ये HER2 रिसेप्टर्स के जो ये वाले मेडिकेशन है फिर आपने ये देनी है। So how I found it, so I went to this thing, let me see. First FDA approved treatment for HER2 positive metastatic breast cancer, May 31, 2023, and अब ये कौन सी है, tucatinib and trastuzumab। अब ये लिखते हैं who is the treatment for the new जो न्यू कम्बिनेशन ट्रीटमेंट है is only available for patients जो सारे क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, RAS वाइल्ड टाइप हो, HER2 पॉजिटिव मेटास्टेटिक कोलोरेक्टल कैंसर हो, हैव एडवांस्ड कोलोरेक्टल कैंसर दैट कैन नॉट बी रिमूव सर्जिकली, मतलब मेटास्टेसिस हो गई हो, एंड ये लास्ट पॉइंट, हैव ऑलरेडी रिसीव्ड सम फॉर्म ऑफ कीमोथेरेपी दैट कंटेन 5-FU और कैप्सिटाबीन और irinotecan and oxaliplatin।
मतलब कि वही बात हो गई कि हमारा जो फर्स्ट लाइन वाली जो मेडिकेशन है वो हमारा जो ये वाला जो ग्रुप है ये मेडिकेशन उसको मिलनी चाहिए। फिर उसके बाद फिर आप इस न्यू मेडिकेशन को कर सकते हो। इसी तरह मैंने एक और वेबसाइट पे देखा, टुकाटिनिब एंड ट्रांसफ्यूज़ुमैब कॉम्बिनेशन अप्रूव फॉर एडवांस्ड कोलोरेक्टल कैंसर, और इन्होंने कहाँ लिखा था, इन्होंने भी ये लिखा था कि ये मेडिकेशन जो है, आई फॉरगॉट वेयर they put it there in their website. तो इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि टू बी एलिजिबल टू रिसीव द न्यू कॉम्बिनेशन people's tumor must also not have changed in a group of genes called RAS, मतलब RAS mutation ना हो, and people must have previously received at least 2 standard treatments of chemotherapy, और उनको 2 standard chemotherapy के treatment मिल गए। Let's talk about some last 2-3 genes. KRAS G12C mutation positive, अब ये कोई नई G12C म्यूटेशन, ये भी इसको भी टारगेटेड है सोटोरेसिब और एडाग्रेसिब प्लस सिटुक्सीमैब और पेनिटुमैब। So this thing is also, it says let's see what is in the V, because there is a small V and F. Let's go from there. If patient is unable to tolerate EGFR inhibitor due to toxicity, single agent adagrasib or sotorasib can be considered. This line. Okay, so this gene is also targetable, and then we have NTRK gene fusion positive antricitinib or lerotricitinib, or lerotricitinib, and the last one is RET gene fusion positive selpercatinib. ये स्लाइड बहुत अच्छी है क्योंकि देखो ये बताती है कि सेकंड लाइन जो थेरेपी है, ये स्लाइड है NCCN गाइडलाइन में COL-D4/11। अब ये बताती है कि आपने सेकंड लाइन जो है ना, जब फर्स्ट लाइन जो फेल हो जाए तो आपने सेकंड लाइन में क्या देना है। अब फर्स्ट लाइन जो थेरेपी है वो सब ये है, ये एरिया सारा फर्स्ट लाइन है, ठीक है। अब वो बताती है कि सेकंड लाइन में आपने क्या देना है। अब देखो सेकंड लाइन में अगर आपने ऑक्सैलोप्लेटिन बेस्ड थेरेपी दे रही है विदाउट एरोनोटिकिन, तो आप इसमें एरोनोटिकिन आप डाल सकते हो। और भी ऑप्शन है इसमें, एरोनोटिकिन के साथ आप एंटी-वेज EGFR या और बायोमार्कर डायरेक्टेड थेरेपी भी आप सेकंड लाइन में आप बायोमार्कर थेरेपी भी आप सेकंड लाइन में आप उसको आप डाल सकते हो। इसी तरह यहाँ पे भी इसी तरह इन्होंने बताया है कि फॉर डिसीज दैट हैज प्रोग्रेस थ्रू ऑल अवेलेबल रेजिमेंट, उसमें आप ये न्यू चॉइसेस हैं, ये आप डाल सकते हो। इवन बायोमार्कर, अगर आपने यहाँ पे ये चूज़ किया तो आप यहाँ से बायोमार्कर डायरेक्टेड थेरेपी आप डाल सकते हो। सो दिस स्लाइड इज़ एक्चुअली वेरी गुड, आई लाइक दिस, क्योंकि आपको बताती है कि डिफरेंट सिचुएशन में जब आपको प्रॉब्लम हो तो आप फर्दर कैसे हैंडल कर सकते हो। क्योंकि हमने शुरू में ही प्रिंसिपल डिस्कस किया था कि पेशेंट को जितने भी एक्टिव एजेंट्स हैं हमने ट्राई करनी है कि पेशेंट को सब के सब मेडिकेशन दी जाए, सब के सब। फॉलफॉक्स दे, फेल हो गया फॉलफेरी दें, कोई और फेल हो गया आगे कोई और चलाएं, तो मैक्सिमम हमने पेशेंट को ट्रीटमेंट देना है। अब ये वही स्लाइड है, सेकंड लाइन एंड सब्सीक्वेंट थेरेपी ऑप्शंस की स्लाइड है। अच्छा, इसमें ये जो लाइंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने हाईलाइट की हैं क्योंकि ये बताती है कि डिसीज़ दैट हैज़ प्रोग्रेस थ्रू ऑल अवेलेबल रेजिमेंट्स, उसमें आप ये देते हो, ठीक है। उसमें आप ये जब डेवलप जो कि डिसीज़ सारी जब अवेलेबल रेजिमेंट से प्रोग्रेस हो गई, अब आप ये मेडिकेशन देते हो। अब इसमें ख़ास तौर पे जो ये लास्ट में जो मेडिकेशन है ट्राइफ्लोरिडाइन एंड थिपीरासोल,
ये मेडिसन ये इट्स वेरी न्यू मेडिकेशन और इसका नाम है जनाब लॉन्सर्फ, ट्राइफ्लोरिडीन एंड टिपिरेसल। दिस इज़ द लॉन्सर्फ मेडिकेशन। अब देखते हैं कि ये इसकी क्या इंडिकेशन है। ओके, इट सेज लॉन्सर्फ इज़ अ प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन। ये एक प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन है। इसको अलोन और इन कम्बिनेशन इसको अलोन भी दे सकती हैं और बेविक्सिमैब के साथ भी देते हैं। मतलब कि कैंसर मेटास्टेटिक होना चाहिए, क्योंकि ये अर्ली लाइन में ये अर्ली इसको नहीं दे सकते। इसको हमने जब सब मेडिसिन दे दी हैं उसके बाद हमने सब ग्रुप्स दे दिए उसके बाद करना है। और पेशेंट को पहले कीमोथेरेपी मिल चुकी हो। अच्छा, स्टमक और गैस्ट्रिक कैंसर में भी यूज़ करते हैं। पेशेंट हु हैव बीन ट्रीटेड एटलीस्ट विद 2 टाइप्स ऑफ विच इंक्लूड सर्टेन मेडिसिन। अब मतलब उसको एटलीस्ट 2 टाइप्स के ट्रीटमेंट जो मतलब 2 कीमोथेरेपी लाइन्स 2 लाइन्स ऑलरेडी मिल चुकी हूँ। इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट क्या है? लो ब्लड काउंट्स है। अच्छा, इसमें देखो, इसमें है कि फीमेल हु कैन बिकम प्रेग्नेंट, योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर विल डू प्रेगनेंसी टेस्ट बिफोर यू स्टार्ट ट्रीटमेंट। यू शुड मतलब अफेक्टिव बर्थ कंट्रोल होनी चाहिए ड्यूरिंग एनीवन 6 months आफ्टर द लास्ट डोज ऑफ ट्रीटमेंट विद लॉन्सर्फ, मतलब 6 महीने तक। सिमिलरली मेल्स पेशेंट के ऊपर भी कि जब आप ले रहे हैं वाइल ऑन द ट्रीटमेंट एंड फॉर 3 months after your last dose of the Lonsarf you should use a condom during sex, कि इवन के 3 माह तक आप अवॉइड करो having reproduction. That's interesting. Female and male both. Female 6 months, male 3 months. Lonsarf. And medication is trifluridine and टिपिरेसल। ये इन्होंने ये बनाया हुआ जैसे वो सनलाइट होती है। तो जो लॉन्सर्फ का जो ट्रायल था उसका नाम था सनलाइट ट्रायल। तो आई थिंक इसलिए उन्होंने इसको ऐसे थोड़ा सनराइज दिखाया। लॉन्सर्फ को आप बेविक्सिमैब एंटी-VEGF थेरेपी के साथ दो। इसको आप बेटर ये कि आप एंटी-वेज थेरेपी को आप कंटिन्यू रखो और फिर आप साथ लॉन्सर्फ को दो। इसी तरह एक और मेडिकेशन है रिगोराफिनिब। दिस इज़ द मेडिकेशन स्टीवर्गा रिगोराफिनिब। इसकी मल्टीपल मुख्तलिफ इंडिकेशन है, मेटास्टेटिक कोलोरेक्टल कैंसर, जिस्ट, हेपेटोसेलुलर कैंसर। अच्छा, इसमें इसका एक चीज़ है कि इन्होंने लिखी है कि ये मेडिकेशन सीवियरली हेपेटोटॉक्सिक है, सो यू गॉट टू बी केयरफुल। अपने LFTs को मॉनिटर करते रहना इस मेडिकेशन के ऊपर। अब इसकी इंडिकेशन में उन्होंने लिखा है कि ये मेडिकेशन मेटास्टेटिक कोलोरेक्टल कैंसर के उन पेशेंट के लिए है जिनको पहले फ्लोरोपाइरामिडीन, ऑक्सिलाप्लैटिन एंड इरिनिटोकेन बेस्ड कीमोथेरेपी, यानी कि जो हमारी जो फर्स्ट लाइन हमारी जो फर्स्ट लाइन थेरेपी है फॉलफॉक्स या फॉलफेरी, वो मिल गई हो, एंटी-वेज थेरेपी मिल गई हो, या इफ़ रैस वाइल्ड टाइप है तो एंटी-EGFR थेरेपी मिल गई हो, फिर आपने ये देना है। ये मेडिकेशन टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर है और इसमें देखें जो इन्होंने ट्रायल दिया है उसमें अराउंड 71.9% पीपल को हैंड फुट सिंड्रोम, हैंड फुट स्किन रिएक्शन हुआ है। 71.9%। इट्स अ लॉट ऑफ पीपल हु गॉट दिस डर्मेटोलॉजिकल टॉक्सिसिटी। अब ये मेडिसिन है, इस पर हम बात करेंगे। ये ओरल वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर इनहिबिटर है। सो दिस मेडिकेशन इज़ अ ओरल VEGF इनहिबिटर। अब ये रिसेंटली मेडिकेशन अप्रूव्ड हुई है, फ्रेस्को ट्रायल था, और ये मेडिकेशन आप तब देते हैं जब पेशेंट को आपने बहुत एडवांस्ड स्टेज है, आपने ये वाली भी, अब आपने मतलब इट्स सो एडवांस्ड स्टेज कि आपने ये लॉन्सर्फ दे दिया है, उस पर भी प्रोग्रेशन हो रही है,
रेगोराफिनेब जो कि टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर है, उस पर भी प्रोग्रेशन हो रही है, फिर आप ये मेडिकेशन देते हैं। ये मैं इस मेडिकेशन फ्रूक्विंटिनिब की वेबसाइट पे मैं गया हूँ, तो इन्होंने लिखा है कि पोटेंशियल ट्रीटमेंट एल्गोरिदम्स क्या हैं। आपने फॉलफॉक्स बेबाकुजुमैब दी और उसके बाद सब्सिक्वेंट थेरेपीज, फिर फॉलफेरी बेबाकुजुमैब या फॉलफेरी प्लस सिटुक्सिमैब, और थर्ड लाइन पे आप ये मेडिकेशन दे रहे हो। फर्स्ट लाइन पे फॉलफॉक्स बेबाकुजुमैब, फिर फॉलफेरी बेबाकुजुमैब, फॉलफेरी सिटुक्सिमैब, पेनिटुमैब, और थर्ड लाइन पे आप ये, अब थर्ड लाइन पे देखो कह रहा है आप कोई सी भी दे दो, लॉन्सर्फ भी दे सकते हो, रेग्रोफिनेब भी दे सकते हो और फ्रूक्विंटिनिब भी दे सकते हो। दूसरा उसने अप्रोच लिखी है कि फॉलफेरिनोक्स बेबाकुजुमैब और सब्सिक्वेंट थेरेपी, मतलब सेकंड लाइन पे ले। आई थिंक इट्स अ लिटिल बिट अर्ली ओवर हियर। इसके उन्होंने एडवर्स इफेक्ट्स लिखे हैं, हाइपरटेंशन लिखी है, हेमोरेजिक इवेंट्स, इन्फेक्शन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल परफोरेशन, हेपेटोटॉक्सिसिटी, प्रोटीनयूरिया, पामर एरिथीमा, एरिथ्रोडिस्थीसिया, posterior reversible encephalopathy syndrome, impaired wound healing, allergic reaction to FD and C yellow, number 5 trazine, and number 6 sunset yellow. What is this? I don't know. Arterial thromboembolism event, impaired wound healing, एम्ब्री fetal toxicity. As I talked, जैसे कि मैंने शुरू में बात की थी कि जो ये MMR, MSI, ये जीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिसमैच रिपेयर, माइक्रोसेटेलाइट इंस्टेबिलिटी जीन्स, बिकॉज अगर ये जीन्स पॉजिटिव आ जाते हैं तो आप पेशेंट को आप इम्यूनोथेरेपी के लिए रेफ़र करोगे। अब देखो, अगर ये पेशेंट के जीन्स म्यूटेशंस दैट इज़ इनएलिजिबल फॉर और प्रोग्रेस टू द चेक पॉइंट इनहिबिटर, मतलब पेशेंट को पहले चेक पॉइंट इनहिबिटर मिल रहा है जीन की वजह से, और अगर पेशेंट को प्रोग्रेस हुआ है तब आप ये आप यहाँ पे आप दे सकते हो। लेकिन अगर ये जीन्स शुरू में ही आपके पॉजिटिव हैं तो आप सीधा आप आगे जाओगे और ये वाला एल्गोरिदम अप्लाई करोगे, कैंडिडेट फॉर इम्यूनोथेरेपी एंड नो प्रायर इम्यूनोथेरेपी रिसीव्ड, ये जीन्स एंड MMR, MSIH और 4POL1 म्यूटेशन, एनी लाइन ऑफ थेरेपी, चेक पॉइंट इनहिबिटर immunotherapy, reevaluate disease status every 2 to 3 months, and surveillance, surgery plus radiotherapy or continued immunotherapy and systemic therapy. अब इसमें एक बात है कि WXY, so let's see what is WXY. What is WXY? Can I zoom it? Okay. So checkpoint inhibitor therapy options include nivolumab plus ipilimumab, pembrolizumab, or dostarlimab, Gaxley. Nivolumab ipilimumab combination is a category 2B when intensive therapy is not recommended due to toxicity concerns. If disease response, consider discontinue checkpoint inhibitor after 2 years of treatment. अगर डिसीज रिस्पॉन्ड करिए तो आप इसको 2 साल के बाद, एटलीस्ट 2 साल के बाद, आई थिंक दे आर वेरी एक्सपेंसिव, सो डू नॉट कंटिन्यू दैम फॉर एवर. दिस इज द पॉइंट हियर. अगर ओलिगोमेटास्टेटिक डिसीज है, सिर्फ लिवर में एक मेट है, तो ऐसी सिचुएशन में आप न्यू एडजुवेंट थेरेपी भी दे सकते हो. मतलब आपने देखना है कि पीछे इतना लिवर बचेगा, पेशेंट सर्वाइव कर रहा है, और आप उसको एडजुवेंट भी दे सकते हो. और मतलब यू जस्ट हैव टू सी कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में अगर आप बेबाकुजुमैब दे रहे हो तो जस्ट आप मेक श्योर करो कि इतनी सर्जिकल विंडो है, क्योंकि जो बेबाकुजुमैब है इट कैन कॉज परफोरेशन. यूजुअली आई वुड से 6 वीक्स आप इसको सर्जरी 6 वीक्स प्रायर टू सर्जरी आप इसको रोक दो. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप बेबाकुजुमैब को आप 6 हफ्ते पहले सर्जरी से रोक दो. आप सिटोक्सिमैब भी दे सकते हो, पेनिटुमैब भी दे सकते हो, अगेन ऑन द ओवरऑल जीन्स सिचुएशन व्हाट्स गोइंग ऑन. लेकिन बेबाकुजुमैब को आपने ध्यान रखना है कि इसको आपने रोकना है फॉर ओलिगो मेटास्टेटिक डिसीज बिफोर पेशेंट गोज फॉर सर्जरी. शुरू में हमने एक बात पढ़ी कि जो कैप्सिटाबीन है ये इन्फ्यूजनल 5-FU के इक्विवेलेंट है. तो फॉलफॉक्स में आप केपॉक्स दे सकते हैं,
कैप्सिटाबिन को आप 5FU से रिप्लेस कर सकते हैं, ऑक्सिलोप्लेटिन के साथ दे सकते हैं। इसी तरह आप देने को आप कैपीरी फॉलफिरी में इसको इस एरिया इस हिस्से को आप रिप्लेस करके आप कैपीरी भी बना सकते हैं, लेकिन यूजुअली वी डोंट यूज़ इट। हम इसको नहीं यूज़ करते क्योंकि एडवर्स इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं। सिर्फ एडवर्स इफ़ेक्ट होने की वजह से कैपीरी जो कॉम्बिनेशन उसको यूज़ नहीं किया जाता। अब यहाँ पे कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट्स की बात करेंगे। 5FU के एडवर्स इफ़ेक्ट सबसे पहले। सो हाउ 5FU वर्क्स। 5FU इनहिबिट्स thiamidylate synthase। सो रिमेंबर दिस थिंग। सो हम इसको ल्यूकोवरिन यहाँ देते हैं 5FU के साथ। तो ल्यूकोवरिन जो है ये it helps to stick with this thiamidylate synthase so that 5FU keep on blocking thiamidylate synthase। तो इसका ये मैकेनिज्म है कि ल्यूकोवरिन इसको thiamidylate synthase के साथ स्टिक रखती है ताकि 5FU इसको ब्लॉक करता रहे। इट्स नॉट लाइक मिथोट्रिक्सेट जहाँ पे टॉक्सिसिटी मेडिकेशन की टॉक्सिसिटी को अवॉइड करने के लिए ल्यूकोवरिन दी जाती है। नो, नॉट लाइक मिथोट्रिक्सेट। इट हैज़ अ डिफरेंट पर्पस हियर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एडवर्स इफेक्ट याद रखने का है वो है कार्डिक वेसल वेजोस्पैज़म ड्यूरिंग द इन्फ्यूजन। फॉर एग्जांपल पेशेंट को मिल रही है और पेशेंट को क्रशिंग चेस्ट पेन हो रही है, उसको फ़ौरन ER भेजो क्योंकि ये स्टेमी वगैरह ये कॉज कर सकती, तो EKG कराने की ज़रूरत है। तो चेस्ट पेन हो 5FU के ऊपर फ़ौरन ER भेजो पेशेंट को। 5FU की कुछ और टॉक्सिसिटीज़, या रेयरली कुछ लोगों में एक एंजाइम है DPT डेफिशिएंसी हो सकती है, डाईहाइड्रोपायरामिडिन डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी। तो जिन लोगों में ये बेसिकली एक ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन होती है। अब जिन लोगों में ये एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी डाईहाइड्रोपायरामिडिन डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी, उसमें क्या हो सकता है, इट्स अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन एक्चुअली। दे कैन हैव सीवियर न्यूट्रोपीनिया, म्यूकोसाइटिस, डायरिया, कार्डिक टॉक्सिसिटीज। तो अगर किसी पेशेंट को ये सब कुछ हो रहा है और उसको 5FU मिली है तो आप उसको ट्रीट कैसे करोगे? दिस इज़ द मेडिसिन, दिस इज़ द थिंग यू हैव टू गिव। यूरिडिन ट्राइएसिटेट ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है 5FU को, ये कॉम्पिटिटिवली उसको ब्लॉक करेगा और इस तरह आप उसको पेशेंट को आप हेल्प कर सकते हो। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट मेडिकेशन कैप्सिटाबिन के एडवर्स इफेक्ट, हैंड फुट सिंड्रोम, म्यूकोसाइटिस, GI सिंड्रोम, GI इश्यूज़, क्योंकि ये टैबलेट है तो ये करती है। इसकी एक बात याद है इंपॉर्टेंट रखनी है कि क्रिएटिनिन क्लियरेंस लेस देन 30 में आप कैप्सिटाबिन नहीं दे सकते। तो अगर क्रिएटिनिन क्लियरेंस लेस देन 30 है तो आपने ओल्ड फैशन 5FU ही देनी है। अगली मेडिकेशन ऑक्सिलोप्लेटिन है। ये रीनली एक्सक्रीटेड है और ये ब्लॉक्स DNA रेप्लिकेशन है। अब इसमें ये बात इंपॉर्टेंट है कि अगर क्रिएटिनिन क्लियरेंस लेस देन 30 है तो आप इसको डोज को डिक्रीज़ करोगे। इफ़ क्रिएटिनिन क्लियरेंस इज़ लेस देन 30 you have to decrease the dose। ऑक्सिलोप्लेटिन के कुछ और इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट्स जो कि पता होने बहुत ही ज़रूरी हैं। एक ये कि ये कोल्ड सेंसिटिविटी करती है। ये दिस इज़ यूजुअली रिवर्सेबल, ये गोज़ अवे आफ्टर 24 to 48 आवर्स ऑफ इन्फ्यूजन। कोल्ड सेंसिटिविटी ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रॉब्लम जो मेन है वो पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, जो कि परमानेंट हो सकती है, परमानेंट पेरिफेरल न्यूरोपैथी। सो इट कुड बी परमानेंट। सो इसलिए जब भी पेशेंट ऑक्सिलोप्लेटिन पे हो, जब भी वो इन्फ्यूजन के लिए आए, आप हमेशा उससे ये पूछो, हर दफ़ा जब वो पेशेंट आए, आस्क एवरी सिंगल टाइम कि डू यू हैव रेजिजुअल पेरिफेरल न्यूरोपैथी नॉट ट्रिगर्ड बाय कोल्ड, कि ऐसी न्यूरोपैथी तो नहीं है जो ठंड से वर्स नहीं हो रही, नॉट ट्रिगर्ड बाय द कोल्ड, क्योंकि वी नो दैट कोल्ड से सेंसिटिविटी इसमें हो सकती है लेकिन इट्स अ टेम्परेरी। लेकिन अगर पेशेंट को परमानेंट न्यूरोपैथी हो रही है और कोल्ड से ट्रिगर नहीं भी हो रही, वैसे भी रह रही है, तो दैट इज़ समथिंग नॉट वेरी गुड। देन वी हैव टू सी, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस कुड बी परमानेंट। सो आस्क एवरी सिंगल टाइम, हमेशा जब भी पेशेंट ऐसे पूछो, डू यू हैव रेजिजुअल पेरिफेरल न्यूरोपैथी नॉट ट्रिगर्ड बाय कोल्ड। कुछ और एडवर्स इफेक्ट्स रिलेटेड टू ऑक्सैलिप्लेटिन। नाउ ये जो ऑक्सैलिप्लेटिन है, दिस इज एन ऑटोटॉक्सिक ड्रग। सो ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स, यू नो, बिकॉज इट्स अ प्लैटिनम ड्रग, सो प्लैटिनम क्लास की जितनी भी ड्रग्स हैं वो ऑटोटॉक्सिक हैं, वी नो दैट।
So this is an easy one to remember. Now another important thing is this: it's the infusion reaction. These are usually IgE mediated, and it happens after the repeated exposures. Not like if the patient is coming for the first time, second time. No, this will not happen the first or second time. ये पहली या दूसरी दफ़ा नहीं होगा. ये अगर पेशेंट छठी, सातवीं, आठवीं बार, नौवीं बार आ रहा है तो तब ये इन्फ्यूजन रिलेटेड रिएक्शन होंगे. ये IgE मीडिएटेड रिएक्शन होते हैं और ये रिपीटेड एक्सपोजर की वजह से होते हैं. आगे बात करते हैं आयरिनोटिकैन पे. ये टोपोआइसोमरेज 1 इनहिबिटर है. अब इस ड्रग में एक बात इंपॉर्टेंट है कि इस ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो UGT1A1 जीन के थ्रू होता है. अब कुछ लोगों में इस जीन की पॉलीमॉर्फिज्म होती है, तो उन लोगों में ये ड्रग जो है कुछ पेशेंट्स में ये एक्टिव फॉर्म में रहती है और ये सीवियर न्यूट्रोपीनिया एंड डायरिया करती है. So homozygous variants or double heterozygous variants of UGT1A1 gene, it causes severe toxicity with irinotecan. एक और चीज़ मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग पढ़ी कि जो ये UGT1A1 जो जीन्स हैं, इनके पेशेंट्स में गिलबर्ट सिंड्रोम भी होता है. So if we know our patient had a history of Gilbert syndrome, so then there is a chance, तो तब एक पॉसिबिलिटी है कि ऐसे पेशेंट में आयरिनोटिकेन का सीवियर एडवर्स इफेक्ट हो सकता है. ये एक पिक्चर है, मुझे ये डायग्राम है. सो यू कैन सी कि आप देख रहे हो कि आयरिनोटिकेन है, ये प्रो ड्रग है, डिफ्यूजन है, आयरिनोटिकेन प्रो ड्रग है ये. अब देखो यहाँ पे ये UGT1A1 जो काम कर रहा है अपना, और अगर ये इसको मेटाबोलाइज करके इनएक्टिव फॉर्म करता है, और अगर ये इसकी पॉलीमॉर्फिज्म है, म्यूटेशन है, कुछ है, तो ये एक्टिव फॉर्म में ड्रग रहेगी और प्रॉब्लम करेगा. ये जो पिक्चर है, ये डायग्राम, ये मैंने, लेट मी शो यू द रिसर्च, इट्स नॉट माइंड, आई टुक इट फ्रॉम देयर. दिस इज UGT1A1 given polymorphism in cancer, impact on irinotecan based treatment. ऑथर का नाम है मशाकी टकानो. let me show you so that if you want to study, this is the source is this one, and this is Department of OBGYN from Japan. This is also Department of Clinical Oncology, National Defense Medical College, CITIMA. I don't know what is CITIMA. So this is the source of this picture. So जो गिलबर्ट सिंड्रोम है वो रिस्क is it risk for irinotecan toxicity? आयरिनोटिकैन ये दो तरह की डायरिया कॉज कर सकती है. एक डायरिया स्ट्रेट फॉरवर्ड उसी वक्त पेशेंट को हो सकता है जब पेशेंट इन्फ्यूजन चेयर पे हो, तो ये यूजुअली कोलिनर्जिक होता है और इसको आप एट्रोपिन से स्टॉप करते हो. दूसरा डायरिया लेट ऑनसेट है. लेट ऑनसेट डायरिया के लिए आप लोप्रामाइड देते हो, तो आप पेशेंट को जब आप डिस्चार्ज मतलब आपने आयरिनोटिकैन दी है और अब आप उसको घर भेज रहे हो, तो आप उसको इमोडियम प्रेस्क्राइब करो और उसको बताओ कि अगर आपको ये लेट ऑनसेट डायरिया हो तो आप इसको लोप्रामाइड लो ताकि वो इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मलिटीज़ ना हो, डिहाइड्रेशन हो. इस स्लाइड में बात करेंगे कि कोलन कैंसर की मैनेजमेंट की ओवरऑल समरी. स्टेज 1 में मैस इन्वेड्स, आप इसको सर्जिकल रिमूव करते हो. स्टेज 2 में मैस इन्वेड्स डीपर मीन्स टिल मस्कुलरिस प्रोप्रिया, अगेन सर्जिकल रिमूव. स्टेज 3 में नोड्स पॉजिटिव होती हैं और आप उसको कट आउट भी करते हो, सर्जिकल रिमूव भी करते हो और आप उसको एडजुवेंट कीमो भी देते हो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टेज 4. जो स्टेज 4 है ये मेटास्टेटिक है. इसमें अगर MSI माइक्रोसेटेलाइट इंस्टेबिलिटी हाई है तो ये शुरू से ही आप इसमें anti-PD-1 यानी कि आप इसमें इम्यूनोथेरेपी देते हो. अगर RAS BRAF वाइल्ड टाइप है और लेफ्ट साइड है तो आप कीमो प्लस EGFR एंटीबॉडी. अगर आप इसमें अदर चीज़ें हैं राइट साइडेड है तो आप इसमें कीमो प्लस माइनस एंटी VEGF. दिस इज़ नॉट द एक्चुअली द whole thing, but this is roughly rough overview of how you manage the metastatic stage 4 cancer. So of course there are बहुत ज़्यादा nuances हैं metastatic stage 4 की, और ज़्यादा genes हैं, तो और ज़्यादा gene target genes हैं, लेकिन ये just for rough overview.
ये एक ट्वीट थी डॉक्टर एरन गुडमैन की, पापा हिम की। तो आई रियली लाइक दिस ट्वीट और मैंने सोचा कि उसको यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो उसमें लिखा था कि जो मेलानोमा की ट्रीटमेंट है वो कोलन कैंसर से, ये ट्रीटमेंट से काफ़ी मिलती है। स्टेज 1 सर्जरी, स्टेज 2 मेलानोमा में आप सर्जरी करते हैं, प्लस माइनस आप जो मे बी हाई रिस्क पेशेंट्स हैं उनमें आप एडजुवेंट कीमोथेरेपी भी करते हैं। स्टेज 3 नोड पॉजिटिव है, मेलानोमा में भी स्टेज 3 में नोड पॉजिटिव है, कोलन कैंसर में भी स्टेज 3 में नोड पॉजिटिव है। सर्जरी देनी है, सर्जरी करनी है, कट इट आउट एंड एडजुवेंट प्लस कीमो, एडजुवेंट कीमो इन कोलन कैंसर, और मेलानोमा में आप इम्यूनोथेरेपी एंटी PD-1 देते हैं। Then stage 4 is metastatic, both are like stage 4 metastatic। सर्जरी का रिलेटिवली रोल नहीं है यहाँ पे, अब सिस्टेमिक थेरेपी करनी है, और दोनों में जो है ना बिरेफ की इम्पोर्टेंस है। सो काइंड ऑफ लाइक कोलन कैंसर, मेलानोमा, दीज आर सम सिमिलैरिटीज। सोर्स एरन गुडमैन, पापा हिम, follow his Twitter, very nice Twitter।